Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today our topic is the stomach pathology. हमारे पास जो ब्लॉक 10 है उसके अंदर हमारा स्टमक का पोर्शन है जीएटी का. ठीक है, तो हम लोग स्टमक की पैथोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग रॉबिन को फॉलो करेंगे और रॉबिन के अंदर हमारे पास क्या है, दो टॉपिक्स हैं, गैस्ट्रोपैथी एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस. ठीक है, ये सारी पैथोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि हम लोग पहले एनाटॉमी रिवाइज करेंगे, स्टमक में होता क्या क्या था. ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ये रही फिगर को. अच्छा, आप देखें कि ये हमारे पास स्टमक था और ये जो था ये हमारे पास इसोफेगस और इसोफेजियल स्फिंक्टर था. ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं हम लोग इसको, ये था. अब ये स्टमक का कार्डियल रीजन है, यहाँ पे फंडस होती है. ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस, ये सारी जो डायग्राम ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है. ठीक है, यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरस, इस सारे को पाइलोरस कहते हैं. ठीक है, अच्छा, बेसिकली बताने का मतलब क्या है आपके पास कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर 4 लेयर्स होती हैं. ठीक है, हमने पूरी जीएटी के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं. एक होता है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजी एंड द सिरोजा या एडवेंटिशिया. इट डिपेंड्स कि ये पेरिटोनियम है या नहीं है. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखें कि पूरी जीएटी के अंदर हमारे पास जो म्यूकोज मस्कुलरिस होता है उसकी 2 डबल लेयर होते हैं, लेकिन स्टमक को अल्लाह ताला ने हमें ट्रिपल लेयर मतलब 3 लेयर्स दिए हैं उसके अंदर. लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर एंड द ऑब्लिक वन, 3 लेयर्स दिए हैं. क्यों, इसका मकसद क्या है? इसका रीज़न ये है कि स्टमक ने हमारे पास क्या करना है, बहुत ज़्यादा चर्निंग एक्शन करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, इसके अंदर एसिड सिक्रीट होता है. इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने हमें क्या, नेचर ने हमें ये 3 लेयर्स दी हैं. ठीक है, मस्कुलर लेयर की 3 लेयर्स. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो स्टमक की एपिथेलियम है ना, स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है. अब वो जो एसिड है आया, उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच 1 to 2 होती है. इट इज़ हाईली एसिडिक. ठीक है, अगर वो किसी मेटल के ऊपर, वो मेटल को भी डाइजेस्ट कर सकता है. लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो हमारा जो स्टमक जो है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? उसके लिए हमारे स्टमक के पास नेचर ने 3 मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं. आइए हम लोग उन 3 मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला मैकेनिज्म होता है कि म्यूसिन सिक्रीशन. स्टमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, फोब्यूलर सेल्स. फोब्यूलर सेल्स जो है वो म्यूसिन ग्लाइकोपेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं और वो वाटर के साथ मिलकर हमारे पास थिक विस्कस जेल बना देता है, जिससे म्यूकस लेयर कहते हैं. और म्यूकस जो है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है. जो एसिड होता है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लाइक प्रोटॉन आयंस होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन आयंस, अब वो प्रोटॉन आयंस को रिपेल करता है. ठीक है, तो इसलिए एक मैकेनिज्म तो ये होगा कि म्यूकस की लेयर बना देता है जो कि उसको एसिड से प्रोटेक्ट करती है. सेकंड वन इज नॉन एज द बाइकार्बोनेट. अब बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, स्टमक की जो अपनी एपिथेलियम होती है ना, स्टमक की अपनी एपिथेलियम, वही हमारे पास बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है. बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करके वो हमारे पास जाते हैं सीधा म्यूकस लेयर के अंदर, और म्यूकस लेयर के अंदर जाके हाइड्रोजन आयंस को जाके क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है. इनके साथ बाइंड होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, न्यूट्रलाइज एसिड. ये 2 मैकेनिज्म हो गए. ठीक है, तीसरा मैकेनिज्म है इंक्रीज ब्लड फ्लो. अब ब्लड फ्लो क्या करता है? ब्लड फ्लो ये करता है कि हमारे पास जो स्टमक के अंदर जो स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम है ना, उसको बहुत ज़्यादा नेचर ने ब्लड सप्लाई दी हुई है. बॉडी की जो ज़्यादा ब्लड सप्लाई है वो स्टमक के पास भी है. ठीक है, अब स्टमक क्या करेगा, जो म्यूकस लेयर है ना, म्यूकस लेयर, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. लेकिन कुछ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एपिथेलियम को क्रॉस कर लेते हैं. एपिथेलियम को क्रॉस किया उन्होंने, तो एपिथेलियम क्रॉस करने के बाद वो जो आयंस हैं वो लैमिनार प्रॉपर्टी में चले जाएंगे. मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ. लाइक ये है ना हमारा स्टमक, अजीब सा बन गया स्टमक. ये क्या स्टमक है, ये स्टमक. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये जाएगा एपिथेलियम के अंदर, और एपिथेलियम हमें पता है कि एपिथेलियम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं. ठीक है, वहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया के पास जब जाएगा ना, तो वहाँ पे ब्लड वेजल्स होंगी. ब्लड वेजल्स इस हाइड्रोजन आयन को साथ ले लेंगी. ब्लड के अंदर हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट आयन. क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं ब्लड के अंदर. ये हाइड्रोजन आयन जो है ये बाइकार्ब के साथ मिलके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब जब ये न्यूट्रलाइज हुआ तो ब्लड जो है ये हाइड्रोजन आयंस को कहीं दूर ले जाएगा, स्टमक से दूर. तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास स्टमक जो है वो अपने आप को एसिड से, हाइड्रोजन आयन से अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. मैंने यहाँ पे लिखा है बफर स्टमक करता है बाय ट्रैपिंग हाइड्रोजन आयंस एंड न्यूट्रलाइज दैम. अच्छा, जो ब्लड फ्लो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा जो कि डैमेज एपिथेलियम को क्या करेगी, हमारे पास प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है,
नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस होता क्यों है, इसकी कॉजेज क्या हैं, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्राइटिस होता है हमारे पास एनसेड्स, हाई एल्टीट्यूड, ओल्ड एज, अल्कोहल, एच पाइलोराई, टॉक्सिक एंड स्ट्रेस। इन सब को हम लोग बारी बारी देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं एनसेड्स में। अच्छा, एनसेड्स में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना नॉर्मली जो होता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, ठीक है, ये फीवर में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, नहीं वेजो डायलेटर होते हैं मेरे ख्याल से शायद। अच्छा, अब जो लोग एनसेड्स लेते हैं, लाइक हम लोग, किसी ने ब्रूफेन ले लिया, ठीक है, पेनस्टॉन के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो जो लोग लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। किसी को फीवर हुआ, उसने ये मेडिसिन ले ली। अब फीवर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही होता है, लेकिन जब कॉक्स एंजाइम जो है ये इनहिबिट हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 जो एंजाइम होते हैं ये होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आगे से डिफरेंट तरह के होते हैं, PGI-E1 एंड PGE2 एंड I वाले होते हैं, ये फीवर करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं, ये फीवर करवा रहा होता है, ठीक है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का नॉर्मली क्या काम था, ये म्यूकस को ज़्यादा करता है, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करता है और ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है, ठीक है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये तीनों काम तो रुक गए ना। अगर ये तीनों काम कम हो गए तो हमने यही तो पढ़ा था यहाँ पे यही तो 3 चीज़ें थी, म्यूकस ज़्यादा होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं, ब्लड फ्लो होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ने आके इन तीनों का काम तो ख़त्म कर दिया। अब नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द स्टमक जो है वो हो गया डिस्टर्ब, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वहाँ पे स्टमक के अंदर हीलिंग नहीं होगी, अल्सर्स हो जाएंगे, एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी, म्यूकस की डैमेज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी और क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास अल्सर हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मली जो होता है PG जो होता है म्यूकस सिक्रीशन को ज़्यादा करता है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा करता है, ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है, लेकिन ये तीनों डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास गैस्ट्राइटिस कॉज हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग ओल्ड एज की तरफ। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में ऐसा होता है कि जब किसी की उम्र हो जाती है तो हमारे पास लोग जो हैं वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, लाइक एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ करते हैं, एनसेड्स यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी आपको कहेगा कि एंटीबायोटिक यूज़ करनी है तो आपको साथ कोई हैवी एंटीबायोटिक के साथ आपको स्टमक मैदे की दवाई भी देगा कि आपने ये भी साथ लेनी है, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मैदे को या स्टमक को भी नुकसान देती हैं, उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। कोई हाइपोपरफ्यूजन होगी, कोई PG सिक्रीशन ओल्ड एज में जाकर कम हो जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन की, एपिथेलियम टर्न ओवर रेट जो है वो कम हुआ होता है और स्टमक की जो अपनी वॉल होती है वो थिन होती है। इन सारी रीजंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में बस क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है या डिलीवरी जो है या ऑक्सीजन कम होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हाइपोपरफ्यूजन, नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाला स्टेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड फ्लो वाला, और अल्सर या स्कीम हो जाएगा। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो होता है ना एपिथेलियम की इंजरी करता है, डायरेक्ट जाके एपिथेलियम को जाके इन्वेड करता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, प्रोटीन की जनरेशन हो जाएगी, अब परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो हमने यहाँ पे स्टमक बनाया था, ठीक है, यहाँ पे तो H+ आयन जो है ये ईजीली परमेबल कर जाएंगे एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, ईजिली परमेबल, और क्या हो जाएगा कि वहाँ पे इंजरी कॉज करेगा, ठीक है, इंजरी कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस कॉज करेगा, ठीक है। फिर आता है H. पाइलोराई। H. पाइलोराई मैंने अभी स्किप इसलिए किया क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, क्रोनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्राइटिस के बारे में, तो ये उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, वो हम समझते हैं कि वो मेंटल हेल्थ का, नो, स्ट्रेस होता है कोई ट्रॉमा, किसी भी किस्म की बर्न्स, कोई CNS इंजरी, ये सारी चीज़ें, कोई सेप्सिस हो गया बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास क्या आती हैं, इसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब जब स्ट्रेस होता है ना तो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी के वाइटल ऑर्गन, एक ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इसको ना हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, सारी ब्लड की जो टेंशन होती है वो सारी सप्लाई होती है, इस तरफ चली जाती है। स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी। अब जब ब्लड सप्लाई होगी तो ये वाला मैकेनिज्म ड्रॉप हो गया,
जब ये मैकेनिज्म ड्रॉप हो गया तो हमने कहा था नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ तो अल्सर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर इसलिए हुआ। ये तो मैंने आपको नॉर्मल समझाया। आइए हम पढ़ते हैं कि होता क्या है असल में। स्प्लैंचनिक वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई, म्यूकोजल इस्कीमिया, हाइपोपरफ्यूजन, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी, म्यूकोजा एंड बाइकार्बोनेट डैमेज और हाइड्रोजन आयन एंटर म्यूकोजल अल्सर कॉज करा दिए, ठीक है। यही सारा मैंने यहीं पे लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में आपको पहले बाद में बताऊंगा गैस्ट्रोपैथी एंड गैस्ट्राइटिस की। पहले हम समझेंगे कि गैस्ट्रोपैथी एंड गैस्ट्राइटिस होता क्या है। ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाता हूँ।